हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेरिक द अल्टीमेट पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। उससे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा समर्थन किया, पिछले वीडियो को ध्यान से देखा, क्योंकि इस क्वारंटाइन पीरियड में सीमित संभावनाओं में हमें असीमित चीज़ें खोजनी होगी। कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ की कमी हमारी राह ना रोके। तो एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देने का और ख़ुद भी थोड़ा बहुत सीखने का। और एक साथी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे कि सर, दुनिया में सबसे पहली टैबलेट कौन सी बनी थी और वो कहाँ पे बनी थी और वो किस ग्रुप से बिलोंग करती थी। बहुत ही ज़बरदस्त और अलग सोचा बंदे ने, और निश्चित तौर पे मैं इस चीज़ का आंसर दूंगा इस वीडियो के आखिर में। और काफ़ी कुछ, हालांकि टॉपिक तो बड़ा साधारण सा है, सभी को लगभग पता है, लेकिन कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और मैं, जो भी लोग शॉर्टकट पसंद करते हैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे शॉर्टकट नहीं पसंद है, क्योंकि जिन चीज़ों को मैंने पहले छोड़ा है वो आज मुझे सीखने को पड़ रही है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में ज़रूर बसा के रखिए कि जो भी चीज़ें आप आज छोड़ेंगे कल आपको वो करनी होंगी, अगर आप एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। तो बात करता हूँ एडवांटेजेस की। सबसे पहले, यूनिट डोजेस फॉर्म विद एक्यूरेट स्टेबल डोज एंड ग्रेट प्रेसिजन एंड लीस्ट वेरिएबिलिटी। जो टैबलेट होती है, यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, वह एकदम सटीक, स्थायी खुराक और परिवर्तनशीलता के हिसाब से तमाम सारे वेरिएशन पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि इसकी खुराक को नियंत्रित करना बहुत ही आसान है। उदाहरण के तौर पे मेरे हाथ में कुछ टैबलेट्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जो अलग अलग टाइप की है। देखिए, वेरिएशन 4 टैबलेट्स हैं, चारों में अलग अलग टाइप की हैं, और इनमें हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी पता होती है। हमें पता है कि हम पेशेंट को कितना अमाउंट मेडिसिन का दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, मोस्ट स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कुछ स्तर होते हैं किसी भी मेडिसिन को जांचने के लिए, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक स्तर होते हैं, जैविक दृष्टिकोण होते हैं, जिन पर उसे स्थायी होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो टैबलेट्स इन सभी स्तरों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, सबसे स्थायी होती है। आपने देखा होगा कि एक्सपायरी डेट हर टैबलेट की जो पैकिंग होती है उस पर पड़ा होता है। एटलीस्ट 2 साल, 2.5 साल, 3 साल वो आराम से, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आता, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है। तो मोस्ट स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट। थर्ड, चीपेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म, easy to handle, use and carry out with attractive and elegant appearance। तो जितनी भी ओरल डोजेस फॉर्म है, हिंदी में मुख सेवी खुराक कहते हैं, लेकिन मुख सेवी के अलावा भी और सारे रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो जितने भी ओरल डोजेस फॉर्म है उनमें सबसे सस्ती है, और इसे हैंडल करना, इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत ही आसान रहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है, जो इसका जो देखने का तरीका होता है, या जो सुंदरता होती है, वो सबसे अच्छी होती है अगर दूसरे डोजेज फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो चीपेस्ट ओरल डोजेज फॉर्म, इजी टू हैंडल, यूज एंड कैरी आउट विद अट्रैक्टिव एंड एलिगेंट अपीयरेंस। नेक्स्ट, इजी टू स्वॉलो। इजी टू स्वॉलो, निगलने में आसान, बेहद आसान। एक छोटी सी टैबलेट आपने मुख में रखी और थोड़ा सा पानी पिया और गटक लिए, तो इजी टू स्वॉलो। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड स्टेबिलिटी टू मेडिकेमेंट्स। देखिए, टैबलेट में जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्थायित्व प्रदान करती है टैबलेट, और सबसे ज़्यादा समय तक होती है। कंपेयर किया जाए अदर डोजेस फॉर्म से तो टैबलेट उनमें सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थायी इसमें जिस पे कोटिंग है वो रहेगी। तो जिस तरीके की हम जिस तरीके का फार्मुलेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं बाय कोटिंग और बाय पैकिंग। तो प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड स्टेबिलिटी, यानी लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान करती है।
नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकेमेंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर, लाइट एक्सेट्रा। जो टैबलेट डोजेज फॉर्म है वो एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स को, मेडिकेमेंट्स को वातावरणीय जो स्थितियाँ होती हैं जैसे हवा, नमी, प्रकाश आदि चीज़ों से उस ड्रग मॉलिक्यूल को सुरक्षित रखती हैं। जो औषधि का अणु होता है, औषधीय अणुओं की सुरक्षा करती है वातावरणीय प्रभावों से, कि हवा है या नमी है वातावरण में, या प्रकाश की कोई स्थितियाँ आती जा रही हैं। तो प्रोवाइड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकेमेंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर, लाइट। नेक्स्ट, अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड। अनप्लीजेंट यानी कि तमाम तरह का जो बुरा स्वाद होता है उसको छिपाता है। मास्क्ड का मतलब छिपाता है। मान लीजिए कोई टैबलेट है और वो स्वाद में दवा है ना, तो स्वाद कैसा होगा? कहते हैं कड़वी दवा पीनी पड़ती है। तो उस कड़वी दवा को मास्क्ड कर देते हैं, उसके बुरे स्वाद को छिपा देते हैं। कैसे? कोटिंग कर दी जाती है या फिर उसमें तमाम तरह के एडिटिव्स, संयोजी पदार्थ मिला दिए जाते हैं और वह छिप जाते हैं। तो अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड। नेक्स्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल। तो बड़े स्तर पर इसका निर्माण संभव है। एक बैच में तमाम बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं फार्मा की, वो एक एक बैच में हजारों लाखों टैबलेट्स का प्रोडक्शन करती हैं। बड़े स्तर पर इसका निर्माण संभव है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट, easy to divide into halves and quarters whenever fraction dose is required। टैबलेट को अगर मान लीजिए फ्रैक्शन डोज का मतलब होता है कि हिस्सों में, कभी कभी क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मान लीजिए हमें पैरासीटामॉल 500 mg की जगह पे 250 mg प्रेस्क्राइब करना है और हमारे पास 250 mg की कोई टैबलेट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको बीच से तोड़ देते हैं। उसका आधा, हाफ का मतलब आधा और क्वार्टर्स का मतलब चौथाई कर देते हैं, तोड़ देते हैं। देखिए एक टैबलेट मैं आपके सामने दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब ये 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड करना है, तो हमने तोड़ दिया आपके सामने और ये देखिए 2 फ्रैक्शन डोज हो गए। और ये मान लीजिए अगर 500 mg का है तो ये दोनों हिस्सों में 250 mg हो गई। तो इजी टू डिवाइड इंटू हाफ एंड क्वार्टर्स व्हेनेवर फ्रैक्शन डोज इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज चीप एंड डज नॉट रिक्वायर मोर स्पेस फॉर स्टोरेज। इसका उत्पादन सस्ता है और इसको सुरक्षित रखने के लिए कोई बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कंपेयर किया जाए अदर डोजेज फॉर्म की, एक डिब्बे में 100 टैबलेट, 150 टैबलेट आराम से आ जाती हैं, तो इसका स्टोरेज भी बहुत आसान है। प्रोडक्शन इज चीप एंड डज नॉट रिक्वायर मोर स्पेस फॉर स्टोरेज। तो एडवांटेजेस की अगर बात करूं तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, और भी हैं, और आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो है तो ये साधारण सी चीज़ें, लेकिन कभी कभी हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने में या कभी कभी हमको तुलना करने में भी आसानी होती है कॉमन लाइफ में। अब आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस यानी कि कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं टैबलेट डोजेज फॉर्म के साथ। तो फर्स्ट है, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंप्रेस्ड टैबलेट। आप लोगों को पता होगा हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, पता है ना? ये हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कौन सी होती है? अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ड्रग्स हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। ड्रग्स हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर, ऐसी दवा जो वातावरण से नमी सोखती है, जिनमें एक सोखने का गुण पाया जाता है, वातावरण से वो नमी सोख लेती है, जिससे होता क्या है कि वो अपना केमिकल नेचर चेंज कर देती हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स वो होती है जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो वातावरण में अगर रखी जाए तो वो नमी को सोखा करती हैं। तो ऐसी दवाएं जो हाइग्रोस्कोपिक हैं, जिनमें टेंडेंसी पाई जाती है कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं,
वो कंप्रेस्ड टैबलेट के लिए सही नहीं होती हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंप्रेस्ड टैबलेट। हाइग्रोस्कोपिक किन्हें कहेंगे? जिनमें टेंडेंसी पाई जाती है, जिनमें एक गुण पाया जाता है कि वातावरण की नमी से, आर्द्रता से वो उसको सोख लेती है, नमी को, वाटर कंटेंट को सोख लेती है अपने अंदर, जैसे बालू या कोई भी ऐसा उदाहरण जो नमी पाके अपना जो है सोख लेता है। नेक्स्ट, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन ड्रग्स में रिक्वायर स्पेशल कोटिंग। अब वातावरण में ऑक्सीजन है, तमाम तरह की दवाएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं और वो अपना केमिकल नेचर चेंज कर देती हैं, तो हमें डिज़ायर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो नहीं मिलता। तो क्या होता है कि ऐसी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन जो ड्रग्स होती हैं, जो ऑक्सीजन के प्रभाव में अपना नेचर चेंज कर देती हैं या जिनमें टेंडेंसी पाई जाती है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, उनमें कोटिंग की आवश्यकता होती है। कोटिंग आप लोग आगे मैं बात करूंगा कोटिंग पर भी, तो उस पर एक स्पेशल कोटिंग कर दी जाती है जो कि एक बैरियर का काम करता है ड्रग मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन के बीच में। तो सेंसिटिव टू ऑक्सीजन ड्रग्स में रिक्वायर्ड स्पेशल कोटिंग। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट लिक्विड इन टैबलेट। अब तमाम तरह की दवाएं होती हैं जो लिक्विड कंडीशन में पाई जाती हैं और उनको टैबलेट के रूप में कन्वर्ट करना कभी भी सही या आसान नहीं होता है। मैं इस पर भी बात करूंगा आगे, लेकिन पहले बात करता हूं कि क्यों। देखिए, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो अगर उसका नेचर हम बनाए रखना चाहते हैं तो उसे लिक्विड में ही प्रेस्क्राइब करना हमारी मजबूरी बन जाती है कई बार। डिफिकल्ट टू फार्मुलेट लिक्विड इन टैबलेट्स। नेक्स्ट है, swallowing इज डिफिकल्ट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड इल पेशेंट। निगलने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है ऐसे जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, जो या तो बच्चे हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, गले में अटक जाती है कभी कभार, या फिर कोई और समस्या होती है, या फिर इल पेशेंट यानी जो बीमार पेशेंट है, बुजुर्ग पेशेंट है जो लेटा हुआ है, तो ऑफकोर्स उसके मुंह में डाली गई टैबलेट और वो उसे निगल नहीं पा रहा है। ये टैबलेट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि swallowing इज डिफिकल्ट टू स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड इल पेशेंट। नेक्स्ट, सम टैबलेट मे कॉज प्रॉब्लम इन बायो अवेलेबिलिटी। कुछ दवाएं होती हैं जो बायो अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम काज करती हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी आप लोग समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो द प्रपोर्शन ऑफ अ ड्रग और अदर सब्सटेंस व्हिच इंटर्स इन द सर्कुलेशन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड सो इज एबल टू हैव एन एक्टिव इफेक्ट। यानी कि जितनी, मान लीजिए कोई दवा हम खा रहे हैं 500 mg और उसका जितना अमाउंट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? बायो अवेलेबिलिटी। हिंदी में जैव उपलब्धता कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, हम दवा खाते हैं 500 mg, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरी 500 mg हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए। तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बायो अवेलेबिलिटी जो है चेंज होती जाती है। ठीक है, तो तमाम ऐसी भी दवाएं होती हैं टैबलेट्स में जिनकी जो है बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी तो नहीं होती है। आपको पता है ना कौन सी सबसे बेहतरीन जो है डोज होती है बायो अवेलेबिलिटी के लिए? जी, इंजेक्शन, IVI, IM वगैरह जो है उनकी लगभग 100% बायो अवेलेबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं। लेकिन टैबलेट में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं? जो अमाउंट मेडिसिन का हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाए उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता। द प्रपोर्शन ऑफ अ ड्रग और अदर सब्सटेंस व्हिच इंटर इन द सर्कुलेशन एंड सो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कोटिंग। अब जो उत्पादन की लागत है, अगर सारी टैबलेट्स में कोटिंग की जाए तो वो बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पे उसमें एक प्रोसेस, एक स्टेप बढ़ जाएगा। आप देखिए, 2 टैबलेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक में कोटिंग है और एक में नहीं है कोटिंग। ठीक है, अब इन दोनों टैबलेट में जो बिना कोटिंग वाली है वो सस्ती पड़ेगी और जो कोटिंग वाली है वो महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है और रॉ मटेरियल भी
जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसकी भी लागत लग जाती है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कोटिंग। नेक्स्ट है ड्रग्स विद लो और पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, स्लो डिसोल्यूशन में बी डिफिकल्ट टू फार्मुलेट। अब ऐसी दवाएं जो घुलनशील मतलब कम घुलनशील होती हैं या फिर जिनके घुलने की दर, टूटने की दर धीमी होती है, ऐसी दवाओं को तैयार करने में समस्या आती है। फार्मुलेट का मतलब तैयार करना। तो ऐसी समस्याओं को जो है फेस करना पड़ता है जिनमें पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। स्टमक के पीएच में वो नहीं टूट रही है तो वो वैसे ही बाहर आ जाएंगी। ड्रग्स विद लो और पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, स्लो डिसोल्यूशन में बी डिफिकल्ट टू फार्मुलेट। अब नेक्स्ट है एमार्फस ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस इन टैबलेट। तो एमार्फस ड्रग्स जो होती हैं वो कठिन होती हैं कंप्रेशन में, अगर किसी टैबलेट को कंप्रेशन के माध्यम से बनाया जाता है। अब बात करता हूँ, आपको पता है ना एमार्फस ड्रग्स कौन सी होती हैं? पता है ना? दो तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोगों ने कॉग्नोसी में भी पढ़ा होगा कि सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कही जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कही जाती है। ऐसे ही सेम साल्ट्स में भी पाया जाता है कि कुछ पदार्थों में इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है और कुछ में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अब इस पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन थोड़ा सा इसे समझ भी लेते हैं। दो तरह के जो है ड्रग्स पाए जाते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन और दूसरा एमार्फस। जैसे आपने सुक्रोज या आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, साल्ट हो गया या फिर जो है शक्कर हो गई, तो क्या करते हैं कि वो एक ही स्ट्रक्चर रिपीट करते हैं लगातार। जैसे उसका कोई आकार हुआ तो वो एक निश्चित आकार में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन हुए जिनका इंटरनल, मैं ऊपरी आकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो अंदर स्ट्रक्चर होता है। और जो ये हो गए क्रिस्टलाइन, लेकिन जो वेरिएशन ये होते हैं जिनमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है अंदर के स्ट्रक्चर में। मान लीजिए ये कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गए एमार्फस ड्रग। इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या होता है एमार्फस ड्रग। एमार्फस ड्रग्स जो होते हैं वो इतना स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो एमार्फस ड्रग पे बात करता हूँ। तो एमार्फस ड्रग को ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं, ग्लासिक सॉलिड। जैसे ग्लास नहीं होता है, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो नॉन क्रिस्टलाइन ड्रग्स व्हिच पजेस नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचना में उनमें कोई निश्चित संरचना नहीं पाई जाती है, ऐसी दवाएं एमार्फस ड्रग्स कहलाती हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको लेटेस्ट जानकारी देता हूं कि क्या होता है। देखिए, किसी भी ड्रग्स जो एमार्फस और क्रिस्टलाइन ड्रग्स दोनों में तुलना की जाए तो क्रिस्टलाइन ड्रग्स जो होती है वो स्टेबल होती है और एमार्फस ड्रग जो है वो स्टेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। अभी पिछले कुछ वर्षों में कुछ हमारी दवाएं जो मार्केट में आई हैं, जैसे सेफ्टिन है या फिर लिलीज की इंसुलिन है, हमलिन एल नाम से, आप जो है उसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि एपीआई, एमार्फस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई को जोड़ देते हैं। यानी कि एमार्फस ड्रग्स है, स्टेबल नहीं है, तो ये रैपिड एक्शन देती है, तुरंत जो है एक्शन दे देती है। और इससे क्या होता है कि पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। जैसे कि लिलीज का जो हमलिन एल नाम का इंसुलिन का इंजेक्शन आता है और क्विक पेन नाम की एक इनकी डोजेज होती है जिसमें 60 mg की डोज, 60 यूनिट की डोज इंसुलिन की एक बार में जाती है, 300 जो है यूनिट उसकी कैपेसिटी है। तो उसमें क्या किया इन्होंने कि एक्शन को दोनों तरह का रखने के लिए क्या किया, एमार्फस और क्रिस्टलाइन दोनों तरह का उसमें ड्रग का इंटरनल स्ट्रक्चर रखा। एमार्फस क्यों रखा? रैपिड एक्शन के लिए रखा। और क्रिस्टलाइन क्यों रखा? जो लॉन्ग लास्टिंग एक्शन हो, देर तक एक्शन दे सके। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एमार्फस और क्रिस्टलाइन ड्रग्स रखने का कारण क्या था। एमार्फस ड्रग्स जो होती है
वो 1600 गुना ज़्यादा घुलनशील होती है क्रिस्टलाइन ड्रग्स से, 1600 गुना ज़्यादा। तो क्या करते हैं कि उस पेन जैसी संरचना जो हमलिन एल की है, उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को मान लीजिए कोई दिक्कत है तो तुरंत एक्शन के लिए एमार्फस ड्रग्स उसमें हो गई कि उन्होंने पेशेंट ने उस क्विक पेन को लिया या इंजेक्शन को लिया, तुरंत ही एमार्फस ड्रग्स टूट गई, क्योंकि वो कम स्टेबल है और 1600 गुना ज़्यादा घुलनशील है, तो वो तुरंत एक्शन देती है। और जो क्रिस्टलाइन है वो धीरे धीरे अपने क्रिस्टल में टूट के, आयंस में टूट के फिर वो अपना एक्शन देर तक देती है। तो एमार्फस ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस इन टैबलेट, और इसे डोज में, खासतौर से टैबलेट की डोज में जो है बनाने के लिए अभी शोध चल रहे हैं, और निकट भविष्य में हम निश्चित देखेंगे कि एमार्फस ड्रग्स जो कि क्विक रिस्पांस दे सके पेशेंट को, ऐसी टैबलेट्स में भी आए हैं। हालांकि मार्केट में एक दो मैंने बताया ना कि सेफ्टिन है, जिसमें सिफेरोक्सिम एक्सिटिल होता है जिनमें एमार्फस ड्रग्स या एमार्फस ड्रग्स के साथ क्रिस्टलाइन ड्रग्स दोनों पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एमार्फस ड्रग्स क्या होती है, और एमार्फस ड्रग्स आर जो है डिफिकल्ट टू कंप्रेस इन टैबलेट। तो अभी मैं बात कर रहा था, ये तो आज का टॉपिक हो गया। अब मैं बात करता हूँ, जो हमारे मित्र ने मुझसे प्रश्न किया था कि सबसे पहली टैबलेट कौन सी थी, कहाँ पे बनी और वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो जहाँ तक सबसे पहली टैबलेट की बात है, तो चाइना में माना जाता है कि सबसे पहले गोली या टैबलेट का निर्माण हुआ जी 2700 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ। और जो कंपाउंड थे इसमें जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है या मेडिसिन है, वही थी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, एंटी मलेरियल ड्रग की। सबसे पहले जो टैबलेट बनी थी वो एंटी मलेरियल ग्रुप से बिलोंग करती थी, और उसमें आपका ओस्मियम सैनेक्टम यानी तुलसी वगैरह भी जो है इन्हीं कंपाउंड को सीधे टैबलेट का रूप दे देते थे। और इस पर मैं आगे भी बात करूँगा। तो फिलहाल उन जो भैया ने जिसने मुझसे पूछा था कि दुनिया में सबसे पहली टैबलेट कहाँ बनी थी, जी वो चीन में बनी थी जो माना जाता है। और इसके बाद फिर जो है ग्रीक में और जो है अदर कंट्रीज़ में टैबलेट डोजेस फॉर्म का स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले जो जिस ग्रुप की दवा बनी वो था एंटी मलेरियल ग्रुप। और इसके अलावा 2700 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है। और ओस्मियम सैनेक्टम यानी तुलसी और कुछ अदर जो एल्कालाइड्स हैं, इनकी टैबलेट्स का फॉर्मेशन किया गया। आई होप आप लोग संतुष्ट होंगे। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ और अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने लाऊं, और एंजॉय करते रहिए इन सीमित सुविधाओं में। कहते हैं ना कि मुश्किलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, आप आगे बढ़ेंगे, आप अच्छा करेंगे, आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे, शॉर्टकट को नहीं तलाशेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय।